नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो अपनी नीमी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, उसका अगले वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। कल की वीडियो में हमने 90 एंड 90 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि निमी की बुक में जो अपना आई टी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों। और अब की बार हर तरीके से हमको तैयार रहना है। ALMS WPO जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी, तो अब की बार है पूरा आपका फोकस रहना चाहिए दोस्तों। तैयारी पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? 91 नंबर क्वेश्चन है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड यानी चूड़ियों की लंबाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर, यानी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन ये नहीं है कोई, जो होता है वो आपको बता दिया जाता है। राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों 11 mm से 27 mm, यानी बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? यानी जहाँ पर हमें विस्फोट होने का डर लगा रहता हो, वहाँ पर किस प्रकार की पाइपें लगाई जाती हैं? वायरिंग इंस्टॉलेशन हो, जहाँ पर भी हम कंडक्ट पाइप लगाते हैं, तो उसकी बात की है। राइट आंसर इसका रहने वाला है लचीले कंडक्ट। कठोर इस्पात के होते हैं या कठोर अधात्विक होते हैं या लचीले होते हैं, नॉन मेटालिक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गैस विस्फोट होने की जहाँ संभावना रहती है, वहाँ पर कंडक्ट होते हैं कठोर इस्पात के, यानी GI गैल्वेनाइज्ड आयरन प्रकार के पाइप होते हैं दोस्तों। तो चैनल से जुड़े हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए यार, आपका सहयोग और सपोर्ट है। कुछ एक स्टूडेंट का क्या है, बहुत अच्छा सहयोग और अच्छा रिव्यू भी होता है, कमेंट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, ऐसे ही देख कर चले जाते हैं दोस्तों। तो आपके लिए मेहनत करते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एकदम फ्री कोर्स यहाँ पर रहने वाला है। तो सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक ही तो मांगते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं मांगते आपसे। तो यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? तो सामान्य स्थिति में संपर्क करना या असामान्य स्थिति में संपर्क करना या असामान्य स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से तोड़ना, या इसका चौथा जो ऑप्शन है कि असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों इसका? हम बात करें ना ऑप्शन पर, तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों असामान्य स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से तोड़ना। यानी सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? धारा के मान में उतार चढ़ाव या वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव आते ही परिपथ को स्वतः ही ऑटोमेटिक रूप से वो परिपथ को तोड़ देता है, सर्किट को तोड़ देता है। असामान्य स्थिति वो होगी अनबैलेंस, यानी लोड उसका अनबैलेंस हो गया, धारा अनबैलेंस होगी, वोल्टेज अनबैलेंस होगी, तो उस स्थिति में वो तोड़ता है। सामान्य स्थिति में नहीं करता दोस्तों। सामान्य स्थिति यानी जब जो अपना लोड होता है, भार होता है, परिपथ एक सामान्य तरीके से अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, तो उस समय कुछ नहीं, अपनी एक्टिविटी कुछ नहीं करेगा दोस्तों, सिर्फ असामान्य स्थिति में काम करता है दोस्तों। और असामान्य स्थिति में संपर्क नहीं, असामान्य स्थिति यानी लोड अनबैलेंस हो गया तो संपर्क नहीं करना चाहिए। और राइट आंसर इस प्रकार इसका सी होगा। और इस पर ऑप्शन पर बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन। असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना, यानी फिजिकली ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एबनॉर्मल कंडीशन है। असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से नहीं तोड़ता दोस्तों, सिर्फ क्या है, चुंबकीय रूप से वो संपर्क तोड़ता है। अगला अपना क्वेश्चन है MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसकी फुल फॉर्म आपको भी पता होगा। और ओवरलोड से बचाती है या लघु पतन से, शॉर्ट सर्किट से, अति वोल्टता से, अर्थ रिसाव से? तो राइट आंसर इसका रहने वाला दोस्तों MCB द्विधात्विक जो लोहे की पत्तियां लगी होती है इस प्रकार आपस में जब गर्म होकर क्या है वो मुड़ जाती है और संपर्क को तोड़ देती है, तो उसका राइट आंसर होता है ओवरलोड। यानी सर्किट में जब ओवरलोड हो जाएगा तो दोनों द्विधात्विक पत्तियां होती है वो गर्म होकर जो अपने जो प्रेस होता है ना, उसमें जो पत्तियां लगी होती है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑटोमेटिक जो हटता है ना, गर्म होती है, ऑटोमेटिक जो बंद हो जाता है, तो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। पत्तियां जब गर्म होकर क्या है एक दूसरे से मुड़ जाती है, उनका प्रसार गुणांक है वो बहुत अधिक होता है, नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? यानी ELCB की यहाँ पर बात की है दोस्तों, अर्थ लीकेजेस, सॉरी RCCB, यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB की यहाँ पर बात की है। तो झटके से सुरक्षा करता है या ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट से या लीकेज धारा से? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों लीकेज धारा से। यानी लीकेज धारा कौन सी होगी दोस्तों? अवशिष्ट यानी रेजिडुअल जो कम मान की एकदम लीकेज जो धारा होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है हमारा RCCB। लेकिन RCCB और ELCB में क्या फ़र्क है दोस्तों? ELCB यानी RCCB का सुधरा हुआ आधुनिक जो रूप है वो ELCB है। पहले RCCB होती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर वो क्वेश्चन भी इसी से ELCB से पूछे जाते हैं। लेकिन हमको हर तरीके से तैयार रहना है, अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ जो भी अपना डाउट उन क्वेश्चनों के प्रति तो कमेंट कर सकते हो। और निमी के बुक का सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है, और साथ ही
जो क्लासें स्टार्ट कर रही है, सॉरी जो क्लासें 10,000 प्लस क्वेश्चनों की है वो भी आपको रेगुलर मिल रही है दोस्तों, वो भी चेकआउट कीजिएगा। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? अस्थायी वायरिंग होती है वहाँ पर क्लीट वायरिंग होती है, कंसील्ड वायरिंग है, पीवीसी, धातु कंडक्ट। तो बात करें धातु कंडक्ट, धातु के जो पाइपें लगती है महंगी होती है, और ऐसा नहीं है कि जहाँ अस्थायी वायरिंग हम बार बार करेंगे उन्हें महंगी पाइपें लगाएंगे, तो राइट आंसर ये नहीं है। पीवीसी पाइप है, कंडक्ट पाइप है, पीवीसी कंडक्ट पाइप यानी भूमिगत जो अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं वो होती है, तो कंडक्ट पीवीसी पाइप होती है वो अस्थायी नहीं होती दोस्तों। कंसील्ड वायरिंग यानी जो वायरिंग हम ढक देते हैं वो एक पीवीसी जो पाइपें अंडरग्राउंड दबा देते हैं उसी का एक प्रकार है। तो क्लीट वायरिंग क्या होती है दोस्तों? अस्थायी वायरिंग होती है। वायरिंग के बहुत से प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसे स्थायी वायरिंग होगी, अस्थायी वायरिंग होगी। तो स्थायी वायरिंग में जैसे बेटन वायरिंग होगी, और एक केसिंग है, केपिंग, पहले भी आपको बताया हुआ दोस्तों, केसिंग केपिंग, बस बार बेटन केसिंग केपिंग। एक होता है कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप यानी इस प्रकार की स्थायी होती है। अस्थायी में आती है जैसे ट्री प्रणाली होती है, एक तो ट्री प्रणाली वाली होती है, और एक होती है क्लीट वायरिंग। तो ये कौन से में आते हैं? अस्थायी वायरिंग में आती है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लीट वायरिंग है वो अस्थायी वायरिंग होती है। और एक होती है दोस्तों जोड़ रहित वायरिंग, जोड़ रहित, जोड़ रहित वायरिंग का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? लूपिंग या पासन विधि इसको बोलते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वायरिंग की कौन सी विधि होती है वो जोड़ रहित होती है, तो ऑप्शन कई बार लूपिंग दे दिया जाता है, कई बार पासन दे दिया जाता है, पासन। तो वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर है वो कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? स्विच बॉक्स में लगता है, या जंक्शन बॉक्स में, वितरण बॉक्स में, या सॉकेट संयोजन में। तो वायरिंग का लूपिंग सिस्टम यानी लूप, या एक पूरा लूप बन गया दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन है यहाँ पे पूरा एक लूप बना हुआ है। तो उसमें फेज चालक को कहाँ पर लगाएंगे, यानी कनेक्टिंग पॉइंट है इस प्रकार यहाँ के। तो जो लूप फेज कंडक्टर फेज चालक है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों? स्विच बॉक्स में लगता है। यानी लूपिंग सिस्टम है, जोड़ रहित विधि है, कोई प्रकार का इसमें जोड़ नहीं है, सिर्फ क्या है कनेक्टिंग पॉइंट पर ही हमें यहाँ पर जो स्विच लगता है फेज पॉइंट है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है। तो राइट आंसर ए होगा दोस्तों, स्विच बॉक्स में हमें लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर लगाया जाता है। कितने लिंक क्लिप्स BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपको भी फुल फॉर्म का पता होगा दोस्तों, नहीं तो जान लीजिएगा। BIS के अनुसार 2 लिंक क्लिप होती है दोस्तों। एक कार्डबोर्ड में कितनी लिंक क्लिप्स है वो पैक की जाती है? इसका क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ऑथेंटिक एकदम भारतीय मानकों के अनुसार क्वेश्चन है, और पूछे जाते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 50 क्लिप या 75 या 100 या 150, तो राइट आंसर होगा 100 क्लिप है वो, एक है क्लिप बोर्ड के बॉक्स में पैक की जाती है। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग है वो कौन सा है दोस्तों? एक डायग्राम दिया गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी ध्यान से देखने पर एक स्विच यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, यानी न्यूट्रल और N और L यानी प्लस और माइनस फेज और न्यूट्रल, यहाँ पर दो धारा जा रही है। परिपथ अपना एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से जैसे इस स्विच को ओपन करेंगे तो धारा आई यहाँ पर जैसे इस एक तो परिपथ ये हो गया, यानी इस को यहाँ से चला देने पर है ये लैंप है वो काम नहीं करेगा, और सर्किट अपना यहीं से पूरा होगा और ये लैंप जलता रहेगा। और जब इस लैंप को ये जो चालू ही है और इस प्रकार यहाँ से जोड़ दिया जाता है, यानी ध्यान से देखो यहाँ पर इसको जैसे ये तो बंद ही कर दिया, और एक तो पहले इस तरफ जा रहा था लेकिन अब इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो ये लैंप भी जलेगा और ये भी, यानी धारा इस प्रकार पूरा मार्ग प्रदान करेगी, अपना परिपथ पूर्ण करेगी। एक लैंप ये भी जलेगा, दोनों जलेंगे, और यहाँ से कट देने पर सिर्फ एक ही जगेगा, ये नहीं जलेगा। तो 2 लैंप मंद संचालन, राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों इसका? एक स्विच द्वारा 2 नियंत्रित लैंप, या 2 लैंप 2 स्विच, एक लैंप उज्ज्वल 2 लैंप मंद संचालन। यानी इस डायग्राम के अनुसार हमसे अपना राइट आंसर होने वाला है, जब एक लैंप को हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो एक पूरा प्रकाश पैदा करेगा। और श्रेणी क्रम में दोस्तों समान वोल्टेज के लैंप लगाएंगे तो दोनों को आधी आधी वोल्टेज मिलती है, और आधी वोल्टेज मिलने के कारण क्या होता है, शक्ति खपत होती है 1/4, यानी वोल्टेज आधी मिलने पर शक्ति खपत 1/4, कार्य क्षमता उसकी कम हो जाती है। अगर उसको पूरी वोल्टेज मिलती, पूरी तो एक को ही मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी, दोनों को मिलेगी तो आधी आधी वोल्टेज मिलेगी, और आधी वोल्टेज पर दोनों कम काम करेंगे, दोनों का प्रकाश कम होगा। तो एक लैंप तो उज्ज्वल अच्छे तरीके से काम करेगा, और 2 लैंप है वो मंद संचालन होंगे दोनों को। इस प्रकार इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? पावर वायरिंग की दोनों पर यहाँ पर बात की दोस्तों, एक तो होम थिएटर की वायरिंग, एक होती है अपनी पावर वायरिंग, को एक साथ दोनों को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पावर की वायरिंग है दोस्तों, इसका भी 3000
वाट का लोड है और इसका भी 3000 वाट का लोड है, तो दोनों को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि होम थिएटर वायरिंग में लीकेज हो सकता है। नहीं दोस्तों, होम थिएटर वायरिंग में कंट्रोलिंग तापमान टेम्परेचर का कोई इसमें रोल नहीं रहता। ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचना, बिल्कुल भाई, क्योंकि ऑडियो इलेक्ट्रिक इंटरफ्रेंस अवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफ्रेंस ऑडियो यानी वीडियो सिस्टम में, दोनों में इंटरफ्रेंस को बचने के लिए, व्यवधान से बचने के लिए दोनों को हम अलग अलग काम में लेते हैं, दोनों को एक साथ काम में नहीं लेना चाहिए। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार लॉजिक लगाकर आंसर दे दिया जाता है कई साथियों के द्वारा। आर समानुपाती एल यानी प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर बढ़ गया क्या, यानी ऑप्शन कर देते हैं 2, जो अपना बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। यानी प्रतिरोध हर जगह इस प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाया जाता दोस्तों। यानी बात हो रही है अर्थ इलेक्ट्रोड, जो लंबाई बढ़ाने का मतलब हो गया कि ज़मीन में उसकी गहराई और भी बढ़ती जा रही है, और ज़मीन में गहराई बढ़ने का मतलब हो गया कि नमी की मात्रा है ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, नमी बढ़ने पर प्रतिरोध यानी अर्थिंग, जो लीकेज धारा हमने किस कारण किया है, अर्थिंग धारा जो लीकेज धारा को मार्ग प्रदान करने के लिए, रास्ता प्रदान करने के लिए कम मान का प्रतिरोध हमसे वो कम प्रतिरोध मान वाला मार्ग में प्रोवाइड करवाना होता है। तो इस कारण क्या, नमी बढ़ने पर प्रतिरोध आर का मान है वो कम हो जाता है और धारा का मान क्या है, बढ़ जाता है। नहीं, यहाँ से गुजरने वाली धारा तो मैक्सिमम होगी, नमी बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो गया इस कारण। तो राइट आंसर हमसे प्रतिरोध के संदर्भ में पूछा है दोस्तों, प्रतिरोध क्या होगा, तो सी ऑप्शन होगा, घटेगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन को हम ध्यान से दोबारा देख लेते हैं, प्रतिरोध ही पूछा है ना दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, अर्थ का प्रतिरोध हमसे पूछा है, तो अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल घटेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, सी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल उपकरण जितने भी होते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग, सेफ्टी एसेसरीज, सुरक्षा के सामान का, या पकड़ने योग्य सामान का, या निर्गत सामान का, नियंत्रण सामान का। तो सेफ्टी में कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे अपने सुरक्षा सामान की बात करें, स्विच आ गया, स्विच कंट्रोलिंग में आता है, स्विच, इसमें आएगा फ्यूज़ आता है, सर्किट ब्रेकर आता है वो इसमें आता है, वो जो अपना एक लगता है आइसोलेटर हो गया, रेगुलेटर हो गया, वो इसमें सेफ्टी में आते हैं। होल्डिंग धारक श्रेणी में कौन से आते हैं, जिसमें होल्डर धारण करने वाली युक्तियाँ वो होल्डर, और आउटलेट एसेसरीज निर्गत में आते हैं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। और कंट्रोलिंग में आपको पता है स्विच हो गया, जितने भी आईसीटीपी जितने भी स्विच होते हैं, एमसीबी होती है, वो किस में आती है, कंट्रोलिंग में आती हैं। बल्कि स्विच को एमसीबी को हमें एक फ्यूज के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन मूल रूप से क्या होता है, वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, नियंत्रण डिवाइस होता है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक कार्य आवश्यक है दोस्तों। राइट आंसर क्या रहने वाला है, दोहरा कुचालक, कार्यात्मक कुचालक, या प्रबलित कुचालक, या पूरक कुचालक। तो उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए हम सुरक्षा भी रखनी है, और तो किस प्रकार का कुचालक की श्रेणियाँ होती है, तो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों फंक्शनल इंसुलेशन, यानी कार्यात्मक कुचालक इसका होना चाहिए। सुरक्षा हमें करनी है तो एकदम फंक्शनल कार्य जहाँ पर हम कर रहे हैं उस पर सुरक्षा का मान है वो सुरक्षा गुणांक उच्च होना चाहिए। फ्यूज किस प्रकार के सम्मान के अंतर्गत आता है दोस्तों, नियंत्रण में, या पकड़ने योग्य, सुरक्षा के, या निर्गत के। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, फ्यूज है वो सेफ्टी एसेसरीज यानी सुरक्षा साधन के अंतर्गत आता है फ्यूज। और यहाँ पर ईसीसी का विस्तार क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम जैसे टेक्निकल हेल्पर में 2018 में पूछा गया था, और अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें दोनों बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों। ईसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर दोस्तों। राइट आंसर बी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखने वाला क्वेश्चन होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। हेलोजन लैंप के लिए कौन सी एमसीबी प्रयोग की जाती है, हेलोजन लैंप के लिए। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका यही रहने वाला है, एल सीरीज नहीं रहेगा। अल कहाँ पर काम में लेते हैं हम दोस्तों, अल उष्मीय उपकरण काम में लेते हैं ना, उष्मीय, वहाँ पर अल सीरीज की एमसीबी का प्रयोग लेते हैं। लेकिन लैंप हो गया, मोटर हो गया, वहाँ पर हमें जी श्रेणी का उपयोग करते हैं दोस्तों। जी श्रेणी का, जो इंग्लिश में यहाँ पर जी सिर्फ दिया, यहाँ पर सिर्फ हिंदी में एल दिया, लेकिन मानेंगे हम इंग्लिश वाला जी दिया गया दोस्तों। जी सीरीज का प्रयोग हम हेलोजन लैंप के लिए करते हैं। और 107 नंबर क्वेश्चन है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। 300 वाट से अधिक वाला, पहले भी हम इस बार आपको करवा चुके हैं दोस्तों। तो राइट आंसर गोलियत एडिशन स्क्रू होल्डर होगा 300 वाट से ऊपर के लिए, 300 वाट से ऊपर के लिए। अगर बात करते हैं 200 से 300 वाट तक, 200 से 300 वाट तक होता है एडिशन स्क्रू होल्डर। और सामान्य जो
100 वाट तक होता है वो कौन सा होता है, पेडेंट होल्डर। और अगला अपना क्वेश्चन है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो सिंबल दिया गया है इसका नाम हमसे पूछा है दोस्तों। ये जो सिंबल है इसकी किसका है ये, तो ऑप्शन में लैंप का है या टू वे स्विच का है। अगर ऊपर ऑप्शन की बात करते हैं लैंप स्विच या, तो सी ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, यानी ये राइट आंसर इसका रहने वाला है इंटरमीडिएट स्विच रहेगा दोस्तों। अगर बात करें टू वे स्विच की, टू वे स्विच किस प्रकार का होता है, इस प्रकार इसके कनेक्टिंग पॉइंट होती है दोस्तों, यानी दो और एक इस प्रकार कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी इस रास्ते से भी हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं और इस रास्ते से भी। तो टू वे का इस प्रकार का होता है और ये इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्टिंग पॉइंट है। याद रख लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू वे स्विच में कितने कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, तो 3 हो गए ना। इस प्रकार स्विच का नाम तो टू है, टू समझ कर टू मत कर देना। टू वे और इंटरमीडिएट के कितने होते हैं आप बताना कॉमेंट में। और अगला अपना क्वेश्चन है 110 नंबर, जो आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आरेख का नाम क्या दिया है, आरेख एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 3-4 बातें यहाँ पर क्लियर करेंगे। यानी एक बात करें जैसे वायरिंग आरेख, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, वायरिंग आरेख होगा। इसकी पहचान क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारी तारें दिखाई गई है, यानी RYB अलग अलग फेजों की तारें दिखाई गई है। और परिपथ सर्किट आरेख कौन सा होता, अगर यहाँ पर इसी परिपथ में स्विच, सॉकेट, सीलिंग फैन और जहाँ पर जितने उपकरण लगाने हैं उसकी यहाँ पर जो पोजीशन है वो दिखाई होती है, तो वो होता परिपथ आरेख। और वायरिंग आरेख में सिर्फ तारें दिखाई गई है, इसकी ये पहचान है। स्थापना योजना इंस्टॉलेशन की क्या होती है दोस्तों, इसमें इंस्टॉलेशन में पाइप वगैरह सारी लगी होती है दोस्तों, पाइप लगी होती है, क्लीट जो लगी होती है, कल हमने बात की थी जो डायग्राम की, पाइप क्लीट सारा उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो बैंड लगा होता है, जंक्शन बॉक्स सारे उसमें लगे होते हैं। और उसकी पहचान होती है इंस्टॉलेशन वाला। और लेआउट वायरिंग की बात करें दोस्तों, लेआउट यानी सिर्फ एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है दोस्तों लेआउट का। अगर उसमें प्रतीक चिन्ह लगाना होता है, जैसे यहाँ पर लैंप स्विच लगाना है, यहाँ पर लैंप लगाना है, यहाँ पर कोई सीलिंग फैन लगाना है, इसी प्रकार क्या है अलग अलग यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम होता है, वो होता है लेआउट का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वायरिंग आरेख दोस्तों, वायरिंग आरेख। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।